स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हम लोग कई दिन से चर्चा कर रहे हैं, हमने जिक्र किया है हर किसी की संभावित लिस्ट का। तो आज हम जिक्र करने वाले हैं कांग्रेस की संभावित लिस्ट का, कौन-कौन नाम शामिल हो सकता है, किस-किस के नाम पर अभी तक जो है वो मोहर लग चुकी है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अरुण कुमार और इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद है खरी-खरी न्यूज़ से कुलदीप शुरान जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया अरुण। सर, अभी तक हम ज़िक्र कर रहे थे, पहले वाली जो हमारी वीडियो थी, उसमें भी हमने ज़िक्र किया था कि कांग्रेस की संभावित लिस्ट और बीजेपी की संभावित लिस्ट। तो आज लगभग जो है वो चीज़ सिरे पे चढ़ चुकी है। क्या कुछ रहने वाला है? क्या कुछ कांग्रेस की जो ये है फाइनल लिस्ट? अरुण, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने बैठक के बाद 9 की 9 सीटों के लिए 1 या 2 प्रत्याशियों के फाइनल पैनल बनाकर अपने सीईसी की मीटिंग के लिए तैयार कर लिए हैं। हाईकमान के भिजवा दिए हैं। हमारे पास जो सूची हाथ लगी है, जो हमारे सूत्रों ने सूची हमारे साथ शेयर की है, उस सूची के अनुसार जहां 4 सीटों पर सिंगल नाम है, वहीं 5 सीटों पर 2-2 नाम भेजे गए हैं। और कांग्रेस की ये सूची काफी सरप्राइजिंग करने वाली है। इस सूची में साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा का वर्चस्व नजर आ रहा है और ये सूची बता रही है कि इसके हिसाब से कांग्रेस एक अलग ही रणनीति से चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। हम आपको बता दें, अंबाला सीट के ऊपर शैलजा का नाम भेजा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम अंबाला सीट से भेजा गया है और फिलहाल इकलौता नाम उनका भेजा गया है, यानी दूसरे प्रत्याशी के तौर पर किसी और चेहरे को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगर शैलजा चुनाव लड़ने से इनकार करेंगे तो उन हालात में यहाँ पर चाहे विधायक रेणुबाला आ सकती हैं या फिर जो है दूसरे प्रत्याशी के तौर पर मुलाना के विधायक अरुण भी आ सकते हैं। दूसरी सीट है करनाल। करनाल सीट के ऊपर पहला नाम चाणक्य पंडित का भेजा गया है, लेकिन अगर बीजेपी के काट के लिए कांग्रेस अगर 2 पंजाबी कैंडिडेट देने की रणनीति पर काम करेगी तो उन हालात में करनाल सीट के ऊपर दूसरे प्रत्याशी बुल्ले शाह भी हो सकते हैं। सोनीपत सीट पर एक ही नाम भेजा गया है, वो है सुरेंद्र दैया का। रोहतक सीट पर एक ही नाम भेजा गया है, वो है दीपेंद्र हुड्डा का। हिसार सीट पर एक ही नाम भेजा गया है, ब्रिजेंद्र सिंह का। ब्रिजेंद्र सिंह पहले बीजेपी के सांसद थे और अभी महज 5 दिन पहले ही वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं और शामिल होते ही उन्होंने बड़ी एंट्री मार दी है और भूपेंद्र हुड्डा की आपत्तियों के बावजूद उनका नाम हिसार सीट पर नंबर 1 पर रखा गया है। यानी जयप्रकाश और गौरव संपत सिंह को टिकट मिलने के आसार बेहद कम हो गए हैं और ब्रिजेंद्र सिंह का अकेला नाम ही उस सीट पर गया है। सिरसा सीट के ऊपर जहां जर्नैल सिंह का नाम नंबर 1 पर है, वहीं शैलजा का नाम नंबर 2 पर है। जर्नैल सिंह भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक हैं और रतिया के पूर्व विधायक हैं। ऐसे में शैलजा का नाम भी इस बात पर डिपेंड करता है कि शैलजा चुनाव लड़ने के लिए रजामंद है या नहीं है। अगर शैलजा चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे तो उन कंडीशन में जर्नैल सिंह ही कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे सिरसा सीट के ऊपर। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर भी राव दान सिंह का नाम पहले नंबर पर रखा गया है। ये सरप्राइजिंग चीज है क्योंकि इस सीट के ऊपर श्रुति चौधरी चुनाव लड़ने के लिए दावा कर रही थी। वो किरण चौधरी की बेटी है, पूर्व सांसद भी हैं, वो चौधरी बंसीलाल की पोते भी हैं, लेकिन यहाँ पर राव दान सिंह का नाम पहले नंबर पर है। अगर किरण चौधरी ने टिकट के लिए जोर लगाया तो श्रुति नंबर 1 पर आ जाएंगी और अगर उन्होंने ज्यादा जोर नहीं लगाया तो उन हालात में दान सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर हो सकते हैं। गुरुग्राम सीट पर एक एक्टर अभिनेता चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, उनका नाम है राज बब्बर। अगर राज बब्बर का नाम लगभग फाइनल है राज बब्बर का। अगर राज बब्बर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उन कंडीशन में जितेंद्र भारद्वाज की एंट्री भी इस सीट पर हो सकती है। फरीदाबाद सीट के ऊपर विजय प्रताप सिंह का नाम सबसे आगे गया है, वो एक इकलौते नाम भेजे गए हैं। इस तरह से 9 सीटें कांग्रेस की क्लियर हो गई हैं। 10वीं सीट पर इंडिया महागठबंधन के तौर पर सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका ऐलान 10 दिन पहले हो चुका है। सर, जिस तरह से आपने बताया ये पूरी लिस्ट है, क्या लगता है आपको कौन सी सीट पे क्या 100% जो ये कैंडिडेट अपना वो दे पाएंगे? क्योंकि कुमारी शैलजा के कयास लगाए जा रहे थे कि सिरसा से वो ज्यादा बेटर कर सकती हैं। देखिए, कुमारी शैलजा ने पहली बात तो ये कही वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं और अगर उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा तो वो अंबाला की बजाय वो सिरसा को प्रेफरेंस देंगी। लेकिन इस लिस्ट के जो हमारे पास आई है उसमें शैलजा का नाम अंबाला सीट के लिए नंबर 1 पर रिकमेंड किया गया है और सिरसा पर नंबर 2 पर रिकमेंड किया गया है।
और मेरे को ये भी सुनने में आ रहा था कि सोनीपत को लेकर भी जो महागठबंधन ये तैयार हुआ है, इंडिया गठबंधन, इसमें भी राजकुमार सैनी का भी नाम काफ़ी चर्चाओं में था। नहीं, अभी तक जो है इंडिया महागठबंधन के अंदर राजकुमार सैनी की पार्टी की एंट्री नहीं है। जो उनकी चर्चाएं चल रही है वो हवाई चर्चाएं चल रही है। इस सीट के ऊपर सुरेंद्र दहिया का चुनाव लड़ना 99% तय है अरुण। लेकिन जो कुछ थोड़ी और जानकारी इसमें आ रही थी कि जो गोहाना से विधायक है जगबीर मलिक, इनको भी लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए जो है वो पार्टी सोच रही थी, और अगर नॉन जाट चेहरे को लड़ाना है तो वो जयराम आश्रम वाले महाराज जी को भी आगे लाना चाह रहे थे। देखिए अरुण, सिंपल सी बात है, सोनीपत और रोहतक सीट के ऊपर जो भूपेंद्र हुड्डा चाहेंगे और दीपेंद्र हुड्डा चाहेंगे वही प्रत्याशी मैदान में आएगा। और दोनों सीट के ऊपर जहां दीपेंद्र हुड्डा खुद चुनाव लड़ने का ऐलान रोहतक से कर चुके हैं, वही सोनीपत सीट के ऊपर भी बाप बेटे की जो जोड़ी ने लगभग 2 साल पहले ही कमिटमेंट कर दिया था सुरेंद्र दहिया को कि लोकसभा के चुनाव को लड़वाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि सोनीपत सीट पर कोई और जाट चेहरा या कोई गैर जाट चेहरा इस सीट पर चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है। लेकिन अगर बात करें प्रबल दावेदारी की या फिर कहें कि सीट निकालने की दावेदारी की, क्योंकि शायद भूपेंद्र हुड्डा भी ये चाहेंगे कि हम जो भी कैंडिडेट अपनी गारंटी से उतारे वो जीत के मुहाने तक पहुंचे। देखिए उनकी सिंपल सी बात है कि रोहतक और सोनीपत में जो वोट पड़ेंगे वो भूपेंद्र हुड्डा के नाम के पड़ेंगे, दीपेंद्र हुड्डा के नाम के पड़ेंगे। वो चाहे किसी को प्रत्याशी बनाए। बाकी के जो दावेदार हैं उन दावेदारों को आप जातिगत अगर चश्मे से देखेंगे तो बात अलग है। अगर आप जो ग्राउंड पर मेहनत के हिसाब से देखेंगे तो सुरेंद्र दहिया बाकी के दावेदारों में सबसे आगे हैं। बाकी के चेहरे, जहां तक जगबीर मलिक की बात है, तो वो ना तो उम्र के हिसाब से फिट है, ना हो भूपेंद्र हुड्डा की और दीपेंद्र हुड्डा की फ्यूचर पॉलिटिक्स के हिसाब से फिट है। इसलिए लोकसभा की टिकट मुझे लगता है कि जगबीर मलिक को किसी भी कंडीशन में कंसीडर भी किया जाएगा, क्योंकि जो सूची में आपको जो नाम मैंने आपको बताए हैं, ये स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में ये नाम पास हो चुके हैं। इनमें ना तो जगबीर मलिक का नाम है और ना पर जो है ब्रह्मचारी जी का नाम है। वहां पर नाम सिर्फ सुरेंद्र दहिया का नाम है और दूसरे नंबर पर पद्म सिंह दहिया का नाम है। तो जो बिल्कुल, नाम ब्रिजेंद्र सिंह भी तो नाम यहाँ आपको से चुनाव बताए लड़ने की सोच रहे थे। हैं, ब्रिजेंद्र सिंह की भी तो प्रेफरेंस में था सोनीपत सर। देखिए ब्रिजेंद्र सिंह जब कांग्रेस में शामिल हुए तो उसमें उन्होंने सोनीपत को फर्स्ट चॉइस बताया था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने साफ तौर पर कह दिया कि सोनीपत सीट पर तो वही प्रत्याशी उतरेगा जिसे भूपेंद्र हुड्डा चाहेंगे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के खेमे की जो अंदर की बात है, वो बात यह है कि खुद भूपेंद्र हुड्डा भी इस बात को लेकर हाईकमान से राजी नहीं है कि ब्रिजेंद्र सिंह को बगैर उनके परमिशन के, बगैर उनसे डिस्कशन किए कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। इसलिए उन्होंने इस पर ऐतराज भी जताया है और उन्होंने सोनीपत सीट को ब्रिजेंद्र सिंह को देने से इनकार कर दिया। इसलिए ब्रिजेंद्र सिंह को सोनीपत की बजाय हिसार सीट से टिकट दी जा रही है। सर एक और रोहतक के लेकर भी अगर चर्चा करें तो वैसे तो विस्तार से अलग वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, अलग वीडियो उसके लिए बना लेंगे। लेकिन क्या अभी तक बीजेपी को दीपेंद्र का तोड़ मिला है या दीपेंद्र ही सबसे प्रबल दावेदार है वहां पे? देखिए कांग्रेस की तरफ से तो दीपेंद्र हुड्डा एकमात्र ही प्रत्याशी है। अगर अंतिम समय में परिवार का कोई दूसरा मेंबर लड़े वो अलग बात है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम तक दीपेंद्र हुड्डा ही एकमात्र प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से है। और बीजेपी भी अभी तक उनके खिलाफ में प्रत्याशी का फाइनल नाम नहीं कर पाई है कि उनके खिलाफ किसको चुनाव मैदान में उतारा जाए। वो जो 3 दावेदार हैं, चाहे वो बाबा बालकनाथ हैं, चाहे वो रणदीप हुड्डा है और चाहे वो अरविंद शर्मा है, तीनों ही चेहरों की वो खंगालियां काम कर रही है। तीनों चेहरों के बारे में 9 के 9 हलकों में फीड ले रही है। बीजेपी के सारे जो कार्यकर्ता जो कैडर है वो बूथ वाइज रिपोर्ट तीनों कैंडिडेटों को लेकर ले रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर जो है बीजेपी अपने फाइनल डिसीजन पर पहुंच जाएगी और उसके हिसाब से ही दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी डालने का ऐलान करेगी। सिरसा को लेकर के क्या कुछ मंथन रहने वाला है सर? देखिए सिरसा को लेकर खास तौर पर जो है दोनों ही खेमों के बीच में बड़ी हलचल है, क्योंकि कुमारी शैलजा भी दबी जुबान में कह चुकी है कि अगर उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा तो वो अंबाला की बजाय सिरसा चुनाव लड़ना ज्यादा पसंद करेंगी। और उनके प्रत्याशी के तौर पर पूर्व सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी का नाम उन्होंने लिस्ट में दिया था। और भूपेंद्र हुड्डा खेमे की तरफ से जहां सुशील इंदौरा थे, वहीं दूसरे प्रत्याशी के तौर पर जरनैल सिंह का नाम था। लेकिन अब जरनैल सिंह का नाम नंबर 1 पर आ गया है। इसकी वजह यह है कि बीजेपी ने वहां से अशोक तंवर को चुनाव मैदान में उतार दिया है, जो चमार बिरादरी से हैं, और जरनैल सिंह जो है वो जो है अपने सिख बिरादरी से हैं। और इसी वजह से
उनके नाम को इसलिए रखा गया ताकि जो है जो इलेक्शन है वो उसके हिसाब से जो अपने मजहबी सिख हैं उनके वोट कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा मिल सके और भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेता सिरसा सीट पर ज्यादा है, उनको ज्यादा कोऑर्डिनेशन मिले, इसलिए हुड्डा खेमे ने सुशील इंदौरा के बजाय जर्नैल सिंह का नाम आगे किया है। हिसार में क्या ब्रजेंद्र सिंह अपना 100% दे पाएंगे या फिर उनके मुकाबले में बीजेपी से कौन आ सकता है? देखिए ब्रजेंद्र सिंह के बारे में सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि क्या उनकी मदद पूरी कांग्रेस करेगी। वो ऐसे दौर में कांग्रेस में आए हैं जो बिना हुड्डा की परमिशन के आए हैं, वो बगैर एसआर के गुट की जो मान्यता के आए हैं। बेशक से ब्रजेंद्र सिंह ने भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की है, उन्होंने कुमारी शैलजा से मुलाकात की है, किरण चौधरी से मुलाकात की है और उसके अलावा वो रणदीप सुरजेवाला से मिले हैं। यानी ब्रजेंद्र सिंह अपनी तरफ से कांग्रेस के दोनों दलों के नेताओं से मिलकर अपने लिए सर्वसम्मति बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी कैंडिडेट उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि उनको कितना समर्थन मिलेगा। लेकिन जहां तक पहला इंडिकेशन आ रहा है अरुण, उस साथ तो नजर आ रहा है कि एसआर के ग्रुप उनको पूरा समर्थन देगा। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा खेमे के जो नेता हैं उनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, वो वही करेंगे जो हुड्डा परिवार की तरफ से उनको आदेश दिया जाएगा। सर फिर तो ये आगे विधानसभा में भी प्रभाव पड़ेंगी चीजें, क्योंकि जेपी चाहते थे वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ना। देखिए जयप्रकाश पिछले 2 महीने से इस सीट पर टिकट के लिए सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार थे। वो आदमपुर उपचुनाव के बाद से ही इस बात की तैयारी कर रहे थे कि वो हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़े और कलायत से अपने बेटे विकास को चुनावी दंगल में लॉन्च करें। अब उनका टिकट अगर कटता है तो उन हालात में उनके समीकरण बिगड़ेंगे। लेकिन यह भी अलग बात है कि हिसार पार्लियामेंट में जेपी का अपना वोट बैंक नहीं है, वहां जो वोट बैंक है वो भूपेंद्र हुड्डा का वोट बैंक है और आदमपुर के उपचुनाव में जो वोट जेपी को मिले थे वो हुड्डा परिवार की बदौलत मिले थे और यही वजह है कि उनका नाराज होना या मानना कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। और वैसे भी अगर उनकी टिकट कट जाती है तो फिर वो अपनी या अपने बेटे की टिकट को लेकर कलायत में ही पैर जमाएंगे, वहीं पर मेहनत करेंगे और वहीं पर चुनाव लड़ेंगे। ये भी हो सकता है कि 2014 की तरह अगर यहाँ से भी टिकट कट जाती है और कलायत में टिकट नहीं मिलती है तो 2014 की तरह इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का फैसला भी ले सकते हैं। क्या बात है, मतलब वो चुनाव तो जरूर लड़ेंगे इस बार, कलायत से सोच रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जेपी भी मान रहे हैं कि इस इलेक्शन में उन्हें अपने बेटे को लॉन्च करना है और वो इसलिए अपने बेटे के लिए अभी क्षेत्र के लिए उन्होंने रैली भी की है, कलायत में बड़ी रैली उन्होंने करने का काम किया है। वैसे तो उनके पास ऑप्शन रहेगा आदमपुर सीट के लिए भी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के पास आदमपुर सीट पर कोई मजबूत चेहरा नहीं है। ऐसे में रणदीप सुरजेवाला की कोशिश यही है कि कलायत सीट को कटवाकर वो जयप्रकाश को आदमपुर से चुनाव लड़वाने के लिए अपने पार्टी हाईकमान को रजामंद करें। बिल्कुल, कुरुक्षेत्र में जिस तरह से गठबंधन का उम्मीदवार है, तो क्या लगता है आपको, प्योरिटी से 100% होकर के आत्मा से क्या उसका साथ देगी कांग्रेस? देखिए अरुण, मुझे तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, क्योंकि सुशील गुप्ता को कैंडिडेट डिक्लेयर हुए 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक सुशील गुप्ता के समर्थन में एक भी कांग्रेस का नेता चुनावी मैदान में नहीं उतरा है। सुशील गुप्ता अकेले आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ घूम रहे हैं, सिर्फ आम आदमी पार्टी के वर्कर ही फील्ड में दिख रहे हैं। कांग्रेस की अभी तक कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं हुई है, कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके लिए डोर टू डोर घूम नहीं रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से अभी महज 2% ही एक्टिविटी की गई है। सिर्फ अलग अलग 9 में से सिर्फ 5 हलकों में मीटिंगें की गई हैं दोनों पार्टियों के, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई जोर नहीं है। और दूसरी साइड में बीजेपी ने नायब सैनी को सीएम बनाकर सुशील गुप्ता के समीकरणों को बिगाड़ने का काम किया है और वहां पर अब मुकाबला बीजेपी पक्ष में ज्यादा हो सकता है। और तीसरे फैक्टर के तौर पर आईएनएलडी और बीएसपी का गठन हो जाता है तो वो भी सुशील गुप्ता के लिए परेशानियां खड़ी करने का काम करेगा। ये कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र सीट पर कहीं ना कहीं सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र के चक्र में फंस गए हैं हम। तो ये तो बड़ी विकट स्थिति हो जाएगी फिर। जो दूसरा क्षेत्र है वहां पे आम आदमी पार्टी किस तरह से मदद कर पाएगी कांग्रेस के नेताओं की? पहली बात तो ये है कि हमें मानना पड़ेगा कि जो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है उसके नेता अरविंद केजरीवाल हैं और जहां पर भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दूसरी सीटों पे होंगे वहां आम आदमी पार्टी के वोट अपने आप पड़ जाएंगे। लेकिन सवाल तो ये है ना कि आम आदमी पार्टी जिस इकलौती सीट कुरुक्षेत्र पर चुनाव लड़ रही है वहां पर उसे चुनाव परिणाम में क्या मिलेगा। जब तक नायब सैनी सीएम नहीं बने थे तब तक आम आदमी पार्टी संघर्ष में खड़ी थी, मुकाबले में खड़ी थी
लेकिन अब हालात बदल गए हैं और बदले हालात में सुशील गुप्ता और उनकी पार्टी को इस सीट को जीतने के लिए पहले से 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 10 गुना ज्यादा संसाधन लगाने पड़ेंगे और कांग्रेस के एक-एक नेता और वर्कर को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी वो मुकाबले में आ पाएंगे, वरना मुकाबला एक तरफा भी हो सकता है। बिल्कुल बड़ी बात है। देखिए, राज बब्बर का ज़िक्र आप कर रहे थे, क्या अभिनेता नेता की भूमिका में डाइजेस्ट हो पाएगा हरियाणा में? देखिए अरुण, जो गुरुग्राम सीट पर जो राज बब्बर का नाम आया है, वो एक वोट बैंक के कॉम्बिनेशन के हिसाब से आया है। आपको बता दूं कि गुरुग्राम सीट पर लगभग 2 लाख पंजाबी वोटर हैं और राज बब्बर भी पंजाबी समुदाय से आते हैं। इनके अलावा वहां पर लगभग 4 लाख के करीब वहां पर जो है मुस्लिम वोटर्स हैं, लगभग जो है 1 लाख के करीब वहां पर जाट वोटर्स हैं और 2.5 लाख के करीब वहां पर जो है चमार समुदाय के वोटर हैं। ये सारा जो समीकरण बनता है वो लगभग 8 लाख वोटों का बनता है। अगर ये चारों के चारों वोट बैंक अगर लामबंद हो जाते हैं, अगर 8 लाख में से अगर हम 75% पोलिंग लगाएं तो निर्भर वो 6.5 लाख वोट उनको मिल सकते हैं, यानी वो मुकाबले में कहीं ना कहीं नजदीक जा सकते हैं और इसी थ्योरी के चलते ही उन्हें गुरुग्राम सीट के लिए दावेदार के तौर पर रखा गया है। मोदी जी का नाम बड़ा बड़ा है और क्या लगता है आपको कि मोदी जी के नाम पे चलो बीजेपी के नेता तो उतर जाएंगे, क्या ये लोग झेल पाएंगे उनको? देखिए सिंपल सी बात है कि अभी जो पूरे हरियाणा का दौरा हम दोनों ने किया था अरुण, उसमें साफ तौर पर एक बात है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम के वोट नहीं है, बल्कि वोट मोदी के नाम के हैं। जबकि कांग्रेस के जो वोट हैं वो पार्टी के वोट नहीं है, बल्कि वो नेताओं के अपने वोट हैं, या फिर भूपेंद्र हुड्डा के अपने वोट हैं, या कुमारी शैलजा के अपने वोट हैं, या किरण चौधरी के अपने वोट हैं। यानी बीजेपी जहां अकेले मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस को कई एंगल से चुनाव लड़ना पड़ेगा। उसे आम आदमी पार्टी की मदद भी लेनी पड़ेगी, उसे जो अपने निचले जो कार्यकर्ता हैं उनको एकजुट करना होगा और सभी नेता अगर मिलकर चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के, तभी वो 3-4 सीटों में मुकाबले में आ सकते हैं, वरना बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो जाएगा और बीजेपी 9 या 10 सीटें जीत सकती है। कुछ चर्चाएं आ रही थी आज अभय चौटाला भी जो है वो प्रयास कर रहे हैं इस महागठबंधन में शामिल होने के। देखिए अभय चौटाला तो तुम्हें पता है कि पिछले जुलाई से लगे हुए हैं, लगभग 1 साल उनको हो गया है इंडिया महागठबंधन के लिए ट्राई करते हुए, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि भूपेंद्र हुड्डा उसके लिए तैयार नहीं है और यही वजह है कि उनकी एंट्री अभी तक नहीं हो पाई है। सुनने में आ रहा है कि कुमारी शैलजा भी उन्हें गठबंधन में शामिल करने के लिए प्रयास कर रही है, रणदीप सुरजेवाला भी वो गठबंधन लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि जब तक भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहेंगे तब तक जो है अभय चौटाला की इंडिया महागठबंधन एंट्री नहीं होगी और ऐसे में उन्हें बीएसपी के लिए समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और बीएसपी के साथ समझौता माड़ा भी नहीं है, क्योंकि जिस पोजीशन में अरुण आज की तारीख में इन्हें लोग फंसी हुई है, उसमें अगर बीएसपी के हाथी का सहारा मिल जाता है, हाथी की सवारी मिल जाती है, तो आईएनएलडी के वोट डबल हो सकते हैं। सबसे बड़ी खास बात क्या है अरुण, कि हम किसी ने ये नहीं देखा कि 2000 जो उसका 19 का चुनाव था उसमें बीएसपी नंबर 3 पर रही थी, उसकी चर्चा कोई नहीं करता, जबकि वो पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी, उसके पास बड़ा चेहरा नहीं था, लेकिन वो 10 में से 8 सीटों के ऊपर वो 50,000 से ज्यादा वोट लेकर निकली थी अरुण जो है। तो उसके हिसाब से अगर बीएसपी का गठबंधन आईएनएलडी के साथ होता है तो आईएनएलडी काफी अच्छे वोट भी ले सकती है, उसका वोट बैंक डबल हो सकता है। बिल्कुल, इन सब चर्चाओं के बीच एक और जिक्र आज हो रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, थोड़ा सा एक बारी बस समझाएंगे? इलेक्ट्रोल जो बॉन्ड है वो सिंपल सी बात है, जैसे हम किसी चीज का कूपन जो है गिफ्ट कूपन हम किसी को देते हैं, आमतौर पे हम कोई सामान खरीदने के लिए मॉल में जाते हैं, वहां में कूपन दे दिए जाते हैं कि आप ये 3 कूपन आपके हैं, ये आप कभी भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है वो 1 करोड़ का एक बॉन्ड होता है, जो कोई भी व्यक्तिगत आदमी या कोई भी कंपनी वो खरीद सकती है। उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये सारी सुविधा लागू की गई थी, वहां से वो खरीद सकती है और जिस पार्टी वो चाहे उसे वो गिफ्ट दे सकती है। तो आप सिंपल सी बात है कि बीजेपी पिछले 10 साल से सत्ता में है, तो जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं, जितने भी धन कुबेर हैं, उनकी फर्स्ट चॉइस बिजनेस के हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से बीजेपी रही, इसलिए बीजेपी को चंदा सबसे ज्यादा मिला। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस जो वेस्ट बंगाल में सत्ता में है, उसको नंबर 2 पर लगभग 3,500 उनको जो बॉन्ड मिले हैं और कांग्रेस को भी 3,000 के आसपास उनको भी बॉन्ड मिले हैं। यानी इस बहती गंगा में सब निहाद हुए हैं। अब ये अलग बात है कि बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिसका इतना विरोध था,
किसी ने पावर थी, इसकी जितनी सरकारें थी, उसके हिसाब से उस पार्टी ने उसमें वोट लेने का काम किया है। इसलिए ये कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि चंदा तो शुरू से ही पॉलिटिकल पार्टी और प्रत्याशी सभी लेते आए हैं। अब की बार भी चुनाव होंगे, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, तो ये तो हमेशा से चंदा देते आए हैं हम। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, इसमें कोई बेईमानी हो या कोई और हो। जिसकी भी पार्टी केंद्र में सत्ता में होती है, इससे पहले जो कांग्रेस का दबदबा होता था, तो वो भी चंदे के तौर पर सबसे आगे रहती थी। अगर हम यूएसए का भी देखें, यूएसए में आज बाइडेन की सरकार है, तो उसके पास जो चुनावी जो चंदा है, वो ट्रंप की पार्टी से डबल चंदा है। ये पूरे पूरे आज की तारीख में अगर रूस में चुनाव आज से शुरू हुए हैं, वहां पर पुतिन की पार्टी के पास 90% चंदा है और विरोधी पार्टियों के पास जो है 10% चंदा है। तो ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसमें बीजेपी को घेरने का काम किया जाए, ये एक रूटीन की बात है। जाहिर सी बात है, केंद्र में मोदी बैठे हैं, तो ऐसे में उनकी पार्टी के पास चंदा बाकी पार्टियों से डबल, ट्रिपल या 4 गुना या 10 गुना ज्यादा है। एक बार जो 10 की 10 नो कह सकते हैं, 10वीं तो गठबंधन की 9 की 9 लिस्ट एक बार आप रिपीट कर दें तो फटाफट से। जी हाँ, हम अपने दर्शकों को बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी ने जो नाम हरियाणा से लोकसभा चुनाव के लिए भेजे हैं, उनमें जो नंबर 1 पर जो नाम दिए गए हैं, हम सिर्फ उनकी लिस्ट आपको दे रहे हैं। 4 सीटों के ऊपर एक-एक नाम गया है और 5 सीटों पर 2-2 नाम गए हैं। अंबाला में कुमारी शैलजा का नाम भेजा गया है, करनाल में चाणक्य पंडित का नाम भेजा गया है, सोनीपत में सुरेंद्र दहिया का नाम भेजा गया है, रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा का नाम भेजा गया है, हिसार में ब्रजेंद्र सिंह का नाम गया है, सिरसा में जरनैल सिंह और शैलजा का नाम गया है, भिवानी महेंद्रगढ़ में दान सिंह और सुल्की चौधरी का नाम गया है, गुरुग्राम में राजबब्बर का नाम गया है और फरीदाबाद में विजय प्रताप सिंह का नाम गया है। अब बिल्कुल बड़ी बात है। जो है सीईसी की परसों मीटिंग हो सकती है और परसों इस बात पर फाइनल मोहर भी इस लिस्ट पर लग सकती है। बिल्कुल बड़ी बात है। ये तो हमने जिक्र किया आपको कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों का, जहां पर एक-एक नाम गए हैं उनका हम जिक्र कर रहे हैं और जहां पर 2 नाम गए हैं उनका भी हम जिक्र कर रहे हैं। आप इस लिस्ट से कितना सहमत हैं और इन प्रत्याशियों के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हर अपडेट वो आपको समय पर मिलती रहे। फिलहाल के लिए नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे साथ।